आरक्षण को लेकर विवाद और मूल रूप से तथाकथित सामान्य वर्ग का विरोध सबसे अधिक मुखर हुआ था 1990 में। वीपी सिंह ने उनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल को उनके पद से हटा दिया था, जिससे देवीलाल नाराज थे। क्योंकि देवीलाल जी की पिछड़ों में अच्छी पकड़ थी, इसलिए उनके यानी कि वीपी सिंह जी के कुछ राजनैतिक साथियों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का परामर्श दिया। भारतीय जनता पार्टी उभर कर आ रही थी, जिसके पीछे राम मंदिर आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज के छात्र राजीव गोस्वामी के जलते हुए शरीर की तस्वीर उस आंदोलन की याद बन गई। 1992 में न्यायालय ने कहा कि जाति पिछड़ापन का एक सूचक हो सकता है, अतः सरकारी आदेश सही है। इंदिरा साहनी मामले में 3 मुख्य तर्क दिए गए थे। क्या आपको पता है कि हिंदुओं को विभाजित करने वाला एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है कि SC/ST और बैकवर्ड क्लासेस यानी SC/ST/BCs हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू तो मात्र ब्राह्मण हैं जो वस्तुतः विदेशी आर्य हैं। हिंदू यूनिटी एम्स एट डिस्ट्रॉइंग इंडियन यूनिटी, भारतीय सनातन सभ्यता को ध्वस्त करने की मंशा है और आरक्षण उनके हाथ में एक हथियार है। सामाजिक समानता मात्र एक आवरण। नमस्ते। पिछले वीडियो में यूजीसी के जातिगत भेदभाव विरोधी दिशा निर्देश 2026 के हालिया इतिहास पर हमने प्रकाश डाला था। हमने वह पूरी यात्रा देखी थी जो 2006 में दिल्ली के एम्स में आरंभ हुए एंटी कोटा मुहिम से शुरू होते हुए 2007-8 के थोराट समिति की रिपोर्ट से लेकर 2012 के यूजीसी दिशा निर्देश के रूप में परिणत हुई और फिर 2016 और 2019 में क्रमशः रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मृत्यु के बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले के रूप में सामने आई। इसके तहत यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव विरोधी दिशा निर्देश 2026 जारी हुए। यह बात आपको भी मालूम है कि आरक्षण को लेकर विवाद और मूल रूप से तथाकथित सामान्य वर्ग का विरोध सबसे अधिक मुखर हुआ था 1990 में। तब तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकारी नौकरियों आदि में 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। यह भी विदित है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 के दशक के आरंभ में ही आ गई थी, लेकिन सरकारों ने इसको ठंडे बस्ते में ही रखा था। इस कमीशन का गठन मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने किया था। देसाई जी की सरकार एक साझा सरकार थी, यानी कि एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, और वीपी सिंह की सरकार भी एक साझा सरकार थी। इस बात को रेखांकित करके रख लीजिए। पिछड़ों की राजनीति और साझा सरकारों का एक अलग ही रिश्ता रहा है। इसके बारे में हम आगे के किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने का निर्णय क्यों लिया, इसके बारे में 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला, वीपी सिंह ने उनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल को उनके पद से हटा दिया था, जिससे देवीलाल नाराज थे। इसके प्रतिकार में वे दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित करना चाह रहे थे। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट थी कि रैली में बहुत कम लोग आएंगे, किंतु वीपी सिंह आश्वस्त नहीं थे। और चूंकि देवीलाल जी की पिछड़ों में अच्छी पकड़ थी, इसलिए उनके यानी कि वीपी सिंह जी के कुछ राजनैतिक साथियों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का परामर्श दिया और जिसे वीपी सिंह ने माना। एक दूसरा कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी उभर कर आ रही थी, जिसके पीछे राम मंदिर आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था। कहा जाता है कि उस मुद्दे को भी दबाने की नीयत से वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया। इसका प्रतिरोध जबरदस्त हुआ। तथाकथित सामान्य वर्ग का युवा सड़कों पर आ गया। अनुमानतः लगभग 200 युवाओं ने स्वयं को आग लगा ली और इसमें से लगभग 60 लोगों की जलने से मृत्यु भी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज के छात्र राजीव गोस्वामी के जलते हुए शरीर की तस्वीर उस आंदोलन की याद बन गई। उस समय भी मामला इंदिरा साहनी की याचिका के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने आरंभ में सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर पर रोक लगा दी थी। फिर 1992 में न्यायालय ने कहा कि जाति पिछड़ापन का एक सूचक हो सकता है, अतः सरकारी आदेश सही है। इसके बाद 27% आरक्षण लागू हो गया। वस्तुतः इंदिरा साहनी मामले में 3 मुख्य तर्क दिए गए थे। पहला, आरक्षण का विस्तार संविधान प्रदत्त
बराबरी के अधिकार की गारंटी की अवहेलना करता है। इट वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा, जाति पिछड़ापन को तय करने की विश्वसनीय सूचक नहीं हो सकती। कास्ट वॉज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस। और तीसरा, सार्वजनिक संस्थानों अथवा सरकारी संस्थाओं की दक्षता में कमी आने का खतरा, यानी द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वॉज एट रिस्क। अर्थात संवैधानिक आधार पर, कास्ट की अवधारणा के आधार पर और मेरिट के तर्क के आधार पर इस आदेश को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की संविधान पीठ ने 6-3 के अनुपात में आरक्षण के पक्ष में निर्णय दिया। इसके तहत ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर को आरक्षण ना देने की बात भी कही गई। जिन न्यायमूर्तियों ने इस प्रावधान को सही नहीं माना, उनका कहना था कि इस प्रावधान में कई खामियां हैं, जिसमें प्रथम और द्वितीय बैकवर्ड क्लास आयोग के कार्यों में खामियां भी शामिल थीं। कालांतर में 2006 से लेकर 2008 तक उच्च शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। इससे पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण 1993 से ही चल रहा था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत में चूंकि आरक्षण पहले से ही विद्यमान था, इसलिए वहाँ 1990 में इतना मुखर विरोध नहीं हुआ। जैसा कि पिछली वीडियो में कहा गया, जाति का मुद्दा बृहत है और पेचीदा भी। अभी तक हमने संक्षेप में 1990 से लेकर 2008 तक के संक्षिप्त इतिहास को आपके सामने रखा है, किंतु कुछ और भी है जो चल रहा था, जिसके बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी संभवतः नहीं है। आमतौर पर भारत में आरक्षण का सीधा जुड़ाव अनुसूचित जाति जनजाति से माना जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्रता के पूर्व भी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी स्पष्ट रूप से दिखती है। किंतु क्या आपको पता है कि हिंदुओं को विभाजित करने वाला एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है, जिसका 1990 से पहले से ही अलग अलग माध्यमों से हमारे विमर्श में प्रवेश कराया जा चुका है। यह विचार यह है कि SC/ST और बैकवर्ड क्लासेस यानी SC/ST/BCs हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू तो मात्र ब्राह्मण हैं जो वस्तुतः विदेशी आर्य हैं, और बाकी क्लासेस को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। ऐसे विचारों के एक प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं VT राजशेखर। दलित वॉइस नामक पत्रिका के संपादक के तौर पर शेट्टी खुलेआम किसी भी प्रकार की हिंदू एकता का विरोध करते हैं। 1991 में प्रकाशित दलित वॉइस के एक अंक में उनका कहना है कि हिंदू यूनिटी एम्स एट डिस्ट्रॉइंग इंडियन यूनिटी, अर्थात हिंदू एकता भारत की एकता को नष्ट करने का लक्ष्य रखती है। शेट्टी साहब के सुपुत्र हैं सलिल शेट्टी, जो एक समय में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव थे। यह भी उल्लेखनीय है कि इंदिरा साहनी वाले मामले में जो 3 तर्क दिए गए, वे सभी वामपंथ अथवा दलित मुद्दों की राजनीति या पैरोकारी करने वालों ने अपने स्तर पर पहले ही खारिज कर दिए हैं। न्यायालय ने भी इन धारणाओं को अपने आदेशों और रूलिंग्स के जरिए बल दिया। बराबरी, मेरिट और जाति पिछड़ापन का सूचक नहीं, इन तीनों तर्कों का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण प्राप्त होता है। अमेरिकी विचारक गेल ओमवेल्ट भारत की नागरिकता लेकर यहाँ गांवों में रहीं और दलित मुद्दों की पैरोकार रहीं। अपने एक आर्टिकल में उन्होंने एक रोचक बात कही। ध्यान रहे कि यह आर्टिकल सरकार द्वारा 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर 10% लोगों को आरक्षण देने के विरोध में इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को हमेशा आर्थिक क्राइटेरिया पर ले जाना वस्तुतः उच्च जाति वालों की साजिश है, ताकि जाति के मुद्दे को वे किनारे कर सके। फिर वे आगे लिखती हैं, और ये ध्यान से सुनिएगा, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी, कैन नॉट एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दे कैन नॉट अपलिफ्ट द पुअर, दे कैन ओनली मेक सम ऑफ द पुअर नॉन पुअर। फिर ब्रैकेट में लिखती हैं, इट हैज़ टू बी स्ट्रेस्ड दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अर्थात अभी तक जो बात कही जा रही थी कि जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको ऊपर लाना है, उनको गरीबी से, उनको सामाजिक पिछड़ेपन से ऊपर लाना है, तो इसके लिए आरक्षण चाहिए। लेकिन 10% आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए है,
जो कि वस्तुतः किसी जाति के लिए नहीं है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि यह सामान्य वर्ग के लिए है। जब इसकी बात आई तो आर्गुमेंट पलट गया। यानी अब ये कहना कि साहब ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रिजर्वेशन से कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, कोई भी नीचे से ऊपर नहीं आता है, तो फिर रिजर्वेशन की सारी कवायद का अर्थ क्या है? फिर वे आगे लिखती हैं, वॉट दे कैन डू, यानी कि आरक्षण क्या कर सकता है, वॉट दे कैन डू इज टू एंड द कास्ट मोनोपोली ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स, एस्पेशली ऑफ द पब्लिक सेक्टर. This is caste monopoly of the twice born, arisen out of thousands of years of caste in India. अर्थात वे कह रही हैं कि ये जो रिजर्वेशन है इसका कोई किसी नीचे जो गरीब है उसको उठाने में तो कोई बहुत उसका योगदान नहीं है, लेकिन एक जो कास्ट है जो हज़ारों सालों से जिसने अपने को सरकारी जॉब्स में और सारे तंत्र में अपने को बिठा रखा है, उनकी मोनोपोली को ख़त्म करने का एक तरीका है. तो फिर भैया मुद्दा क्या है? जो जातियां सामाजिक आर्थिक ढांचे में नीचे रह गई उनको ऊपर लाना है, या फिर जो कथित तौर पर ऊपर हैं उनको नीचे खींचना है? वस्तुतः ब्राह्मण विरोध एक धुरी है, एक एक्सिस है, जिसके इर्द गिर्द धर्म परिवर्तन और भारतीय सनातन सभ्यता को ध्वस्त करने की मंशा है, और आरक्षण उनके हाथ में एक हथियार है. सामाजिक समानता मात्र एक आवरण. किसी को ऊपर लाना और जो ऊपर है उसे नीचे खींचना, यह दोनों ही बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं. एक से समाज में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और दूसरे से समाज में वैमनस्यता. हालांकि ऊपर ऊपर दोनों ही एक जैसी बातें लगेंगी. लंबी बात को संक्षेप में कहें तो कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि हिंदुओं, तुम सब ब्राह्मण विरोध के नाम पर हिंदू धर्म से बाहर आ जाओ और हमारे साथ हो लो. तुम तो हिंदू हो ही नहीं, तुम तो विदेशी आर्यों के चंगुल में फंसे भारत के मूल निवासी हो. और हम समझ रहे थे कि आर्यन इन्वेशन थियरी मात्र इतिहास का एक सिद्धांत है जिसे हमने ध्वस्त कर दिया है. जातिगत आरक्षण के पीछे के विमर्श को यदि हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः हिंदू समाज को बांटकर अपने पक्ष में करके इस पूरी प्राचीन सभ्यता को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाए. उनका लास्ट फ्रंटियर अभी भी पूरी तरह अतिक्रमित नहीं हुआ है और यह उनकी आंखों में खटकता है. सारी बात वहीं जाकर सिमट जाती है. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कानून और संविधान 2 बार ऐसे बदले गए कि वे आज भी हमारे लिए जी का जंजाल बने हुए हैं. नमस्ते.